नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज मुद्दा है किसानों पर मोहन मेहरबान। जी हाँ, एक के बाद एक किसानों को लेकर मोहन सरकार फैसले ले रही है। इतना ही नहीं, सीएम हाउस में किसान कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सीएम ने बैठक की। दरअसल प्रदेश में खेती और किसानों को लेकर सरकार का फोकस लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। सरकार का कहना है कि जो भी फैसले लिए जा रहे हैं उनका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और कृषि क्षेत्र को नई गति देना है। इसी दिशा में हाल ही में बड़वानी में कृषि कैबिनेट भी हुई थी, जहां प्रदेश में खेती से जुड़े कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। तो कुल मिलाकर सरकार का संदेश साफ है, प्रदेश का किसान मजबूत होगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और विकास की रफ्तार और तेज होगी। और ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या मोहन सरकार के फैसलों से किसानों की दशा सुधरेगी और क्या ये फैसले किसानों के बीच बीजेपी की पकड़ को और मजबूत करेगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोहन सरकार का किसानों पर ध्यान, किसानों के हित में हो रहे ऐलान। प्रदेश में कृषि को नई ऊर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में पूरे साल को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती को आधुनिक बनाना और कृषि से जुड़े हर वर्ग को मजबूत करना है। इसी कड़ी में सीएम हाउस में किसान कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सीएम ने बैठक की। हाल ही में बड़वानी में आयोजित कृषि कैबिनेट की बैठक में खेती और किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। इस बैठक में सिंचाई, फसल प्रबंधन, कृषि तकनीक और किसानों को मिलने वाली सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ये कितना बढ़िया बेल्ट है, लेकिन इन क्षेत्रों के किसानों के लिए हमने दो बड़ी बड़ी योजना, खेतों में पानी पहुंचा करके उनके जीवन में बदलाव लाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से 3,502.48 करोड़ उद्यानिक और खाद्य प्रसंस्करण की, पशुपालन की, मछुआ कल्याण की, सहकारिता की, नर्मदा घाटी विकास की सब योजना 27,500 करोड़ की। और किसान सम्मान निधि भी जिन जिन को मिलती, हाथ खड़े करो किसान सम्मान निधि के माध्यम से। तो क्या भाई क्या बहन, सबके लिए देने के लिए हमारी सरकार के पास पर्याप्त धनराशि है। वहीं बजट सत्र के दौरान भी किसानों को राहत देने के लिए विधानसभा में मुख्यमंत्री ने 5 प्रमुख फसलों को लेकर अहम घोषणाएं की। सोयाबीन के बाद अब सरसों को भी भावांतर योजना में शामिल किया जाएगा। अगर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम मिलते हैं तो अंतर की भरपाई सरकार करेगी। तो चना और मसूर के उपार्जन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है, ताकि तय समय पर खरीदी हो सके और किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिले। वहीं उड़द प्रोत्साहन योजना के तहत एमएसपी के ऊपर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की गई है। सरकार का कहना है कि इससे दलहन उत्पादन बढ़ेगा और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। जब हमने भावांतर योजना सोयाबीन में सफलता के साथ लागू की, सरसों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देने की नीति पे काम कर रहे हैं। हमारे किसानों को उनकी एमएसपी का दाम मिलना ही चाहिए। भावांतर योजना के बलबूते पर हम पंजीयन करना प्रारंभ कर रहे हैं। साथ ही दलहन में भी हमारा राज्य बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज की स्थिति में दलहन में हम देश भर में नंबर 1 पे है। मसूर, चना फसल, ये प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत चना 6.49 लाख मेट्रिक टन, मसूर 6.1 लाख मेट्रिक टन का उपार्जन का प्रस्ताव हमने भारत सरकार को भेजा है। कृषि कल्याण वर्ष, कृषि कैबिनेट की बैठक और बजट में किसानों के लिए राहत घोषणाओं के जरिए साफ संकेत है कि मध्य प्रदेश सरकार खेती और किसान दोनों को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। कुल मिलाकर सरकार का फोकस साफ है, किसान मजबूत होगा तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। लिहाजा मोहन सरकार किसानों के हित में लगातार फैसले लिए जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, रमेश शर्मा और सुरेश शर्मा। बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। तो रमेश जी, सबसे पहले आप ही के पास कि मध्य प्रदेश की हम देख रहे हैं कि 75% आबादी खेती किसानी के कामों से जुड़ी हुई है। तो सरकार का ये फैसला कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि पिछले साल उद्योग वर्ष के रूप में हमने मनाया था, लंबी चौड़े एमओयू हुए, घोषणाएं हुई कि इतने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना है, लेकिन धरातल की स्थितियां कुछ हो रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की वास्तविकता यही है कि बिना खेती को साथ लिए मध्य प्रदेश ना तरक्की कर सकता ना किसान कर सकते हैं। तो अब जो सरकार स्कीम्स लाने की बात कर रही है, जो कृषि कैबिनेट हुई है, जो 27,000 करोड़ की योजनाओं की बात की है, तो सही दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का इसका कदम माना जा सकता है? जी रमेश शर्मा जी। अच्छा, मुझसे पूछ रहा है? जी जी। नहीं, निश्चित रूप से ये कदम मध्य प्रदेश सरकार का एकदम ठीक कदम है। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे, भारत कभी अगर सोने की चिड़िया रहा है और विश्व में प्रसिद्ध रहा है, तो कृषि, खनिज और वन उत्पादन और इसके आधार पर उद्योग, इस आधार पर ही भारत बहुत संपन्न रहा है। सरकार की खासतौर से भावांतर योजना और समर्थन मूल्य पर बोनस, ये सारी योजनाएं, और विशेषकर आप अगर देखेंगे तो इस समय पशुपालन को भी बहुत वो प्राथमिकता दे रहे हैं। जी। पशुपालन से किसान को जो थोड़ा बहुत आर्थिक लाभ होगा, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जैविक खेती की तरफ, जैविक खाद की तरफ बढ़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार का किसान को ये जो बहुत सारी योजनाएं हैं, और कई मामलों में जो ब्याज की कमी की है, 0% पर ब्याज दे रहे हैं, ये योजनाएं भी बहुत अच्छी हैं। दो चीजों पर सरकार को विशेष उसमें ध्यान देना, विशेषकर मंडी पर और खाद के वितरण पर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फसल, चूंकि मध्य प्रदेश अगर आप देखेंगे, गेहूं से लेकर के दलहन तिलहन तक हम फर्स्ट 5 राज्यों में, प्रथम 5 राज्यों में मध्य प्रदेश की अब गणना होने लगी है जी। इसीलिए हमको कई वर्षों तक कृषि कर्मणों अवार्ड भी मिल रहा है। और जिस तरीके से सिंचाई की योजनाएं भी सरकार बढ़ा रही है, तो मैं समझता हूं इससे उत्पादन बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ता है और मंडी में ट्रालियां आती हैं, तो योजना पूर्वक कहीं ना कहीं उसकी खरीदी में थोड़ी सी मंदी डाल दी जाती है, तो उसके कारण फिर किसान को भागना होता है, जल्दी घर जाना होता है, तो उसको कहीं ना कहीं दाम वो कम कर देता है। हालांकि इससे किसान की भरपाई के लिए जो भावांतर योजना सरकार ने शुरू की है, उससे किसान को तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के बजट को नुकसान होगा। तो सरकार को मैं समझता हूँ ये जो समर्थन मूल्य है, उसकी खरीदी पर सरकार को जोर देना चाहिए। और दूसरा, खाद वितरण का जब भी अवसर आता है, तो खाद वितरण पर बिल्कुल लाइन ना लगे, कुछ व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिए कि किसान को उसमें दिक्कत ना हो। कई जो प्राइवेट दुकानदार होते हैं, वो खाद के साथ दूसरी चीज मजबूरी में टिपाते हैं कि इस बोरी के साथ इतना ये भी खरीदो। तो कुल मिलाकर के खाद वितरण पर और मंडी पर, दो पर सरकार को कंट्रोल करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश सरकार की सारी योजनाएं बहुत स्वागत योग्य है। सुरेश जी, लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं तलन दिलन की। एक समय सोयाबीन राज्य हम कहलाते थे, फिर पीला मोजक और तमाम सारी दिक्कतें आई, तमाम सारी सोयाबीन मीलें हमने देखा बंद हो गई, और जो सरसों वो कैश क्रॉप मानी जाती है, उसके बाद भी अगर हमको भावांतर में उसको लाना पड़ रहा है, तो जो शर्मा जी कह रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ लूप होल्स है। क्योंकि अभी मैं जब आपसे चर्चा करने वाला था, कुछ देर पहले मैं ऐसी स्टडी कर रहा था, तो अचानक मैं स्क्रॉल किया तो मुझे एक दवा कंपनी का विज्ञापन दिखा, जिसमें विज्ञापन में लिखा था कि कोल्ड प्रेस सरसों का तेल, उसकी 3 लीटर की प्राइस थी छूट के बाद 900 रुपये के आसपास, यानी 300 रुपये लीटर। और हमको अगर सरसों के लिए किसानों को एमएसपी की जगह भावांतर देना पड़े, जो दूसरी कंपनियां कोई 200 रुपये लीटर बेच रही है, तो ये कि एक बड़ा वो नहीं लगता आपको कि एक बड़ा जो गैप है कि जिन किसानों को उसका लाभ मिलना चाहिए, उनको वो भावांतर के सहारे पड़े हुए हैं, और जो मल्टीनेशनल कंपनियां या दूसरी कंपनियां, जो दवा कंपनियां हैं, जो दवा में जिनका बड़ा नाम है, वो तेल बेच रहे हैं मनमाने रेटों पर, और हमको विदेश से तेल आयात करना पड़ रहा है। पिछले साल, इस साल का हमारा जो है वो 5.57 मिलियन मीट्रिक टन सोयाबीन का तेल हमको आयात करना पड़ रहा है। देखिए मनोज जी, ये आपने जो मुद्दा उठाया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्या उद्योगपतियों के इशारे पर सरकार की नीतियों का निर्धारण जो है, इस बात की पोल खोलता है। और जब भी सरकार ने किसानों को ध्यान में रख करके नीतियां बनाना प्रारंभ की हों या करेगी, उसके बाद किसान को जो है उसकी उपज का लाभप्रद मूल्य मिल पाएगा, ये मानने वाली बात है। जी।
मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार का शिवराज जी के कार्यकाल में शुरुआती दौर से ही कृषि पर बड़ा फोकस रहा है और मोहन यादव जी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं अन्य नवाचारों के साथ। जैसे मान लो ब्याज पर, शून्य ब्याज पर जो है ऋण की बात की, तो पहले से मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है, उसको और कंटिन्यू किया जा रहा है। अब जो आ रहा है तारीख में कि एक भावांतरण का प्रचलन चला है। ये क्यों चला है? क्योंकि हमारा कृषि मंडियां जो हैं वो किसान के माल को व्यापारी के हाथों सलीके से बिकवा नहीं पाती, इसलिए हमारे सर पर भावांतर का बोझ आया है। दूसरा, हमारा किसान जो है वो व्यापार जगत में अपनी पहुंच बनाने की बजाय सहकारिता की शासकीय खरीदी पर निर्भर होता जा रहा है, जिसको कहते हैं ना कि आपके मंशा नहीं है व्यापार करने, आपकी मंशा उसमें नहीं संकट ये है। ना सर वर्मा जी कि हम देखते हैं उसके लिए सरकार किसान सुधार बिल लाती है, उतना लंबा एक स्टेट उसके खिलाफ प्रदर्शन करती है, सरकार को वापस लेना पड़ता है। वो भी तो यही था कि भाई सब मंडियां सबके लिए खुल जाए। देखिए आज जो है मनोज जी, बातें इधर उधर ना जाएं, इसलिए मैं रोक के कह रहा हूं जी कि जी। आज समस्या क्या हो गई हमारी सबसे बड़ी, कि हमारे लिए बिना काम करे आमदनी हो जाए, इस मानसिकता से हमने देश को धकेल दिया है। तो आज हमारा किसान नेता जो है वो किसान को बताता ही नहीं है कि तुम्हें खाद कम यूज करना है और प्राकृतिक खाद की ज्यादा जरूरत होना चाहिए, वो किसान नेता बताता ही नहीं है। आपको बदल बदल के फसल लेना चाहिए, तो इसके साथ जो है आप गेहूं के साथ हरा फसल भी ले सकते हो। आप जो है पशुपालन का काम करिए, मत्स्य पालन का काम करिए, उससे आपको लाभ मिल सकता है। वो ये बताना ही नहीं चाहता कि आप फलों का बाग लगा दीजिए, उसके नीचे गेहूं की फसल कर लीजिए, वो बताना नहीं चाहता उसको। क्योंकि जब किसान समृद्ध और संपन्न हो जाएगा तो नेताओं की हवा निकल जाएगी, जो किसान नेता बने घूम रहे। इसलिए अब आप बताइए, क्लस्टर बना करके यदि हमने बीमा समूह चालू किया है, ठीक उसी प्रकार से किसान का उत्पादन हम खरीदना चालू कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? लेकिन नेताओं ने बीच में बाजी डाली। परंतु हमारी यहाँ जो सरकारें हैं, कम से कम नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से एक मिशन के रूप में इस बात को उठाया गया है कि किसान जो है वो उत्पादन को करे भी और उसका लाभ भी कम है, और इसके विभिन्न आयाम तय किए, रास्ते तय किए हैं और उसका परिणाम दिखने लगा है। जो कभी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हाथ नहीं लगाते थे, वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 100% लागू हो इसका दबाव बना रहे हैं। ये जो भ्रम पैदा करने वाली स्थितियां है, ये एक पक्ष हुआ। मैं दूसरा पक्ष और कहना चाहता था जो मेरे दिमाग में है, जी जी। वो ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था में जो तेजी से उभार हुआ है या अर्थव्यवस्था सुधरी है, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का जितना योगदान था लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन जो अब बचा वो है कृषि क्षेत्र का। अब आप उस कृषि क्षेत्र को जितना लाभ पहुंचाएंगे, इसलिए उसके बाद जो है आपकी अर्थव्यवस्था को तीसरे, दूसरे और पहले पायदान पर पहुंचने की स्थिति आएगी। तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आधार पर, नीतिगत निर्णयों के आधार पर कृषि को एक विशेष मिशन के मोड में लेकर के हमने और पूरे देश भर में प्रचारित करने का काम किया। जम्मू मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ये काम कर रही है जी। अब आती है एक बात ये कि हमारा किसान जो है वो उस टेम्पो के साथ हो जाए, इसके लिए तब जो आपकी बात आती मनोज, अब कि किसान को ना तो मंडी भाव मिल पाते, ना उसको बाजार में भाव मिल पाते, ना उसको जो है हम मिलर्स भाव देते बड़े लोग। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमने अनेकों सिस्टम डेवलप किए, लेकिन एक सिस्टम हमने कभी डेवलप नहीं किया, और वो ये है कि किसान का ईमानदारी से माल बिके। आप मंडी जाइए कभी, मैंने तो लंबे समय तक ये रिपोर्टिंग की है, जो तुलैया और बिचौलिया जो होता है उसी के खेल में किसान मारा जाता है। मंडी का कर्मचारी, भाव बोली लगाने वाला जो व्यक्ति होता है, वो किसान का पक्ष लेने की बजाय व्यापारी का पक्ष लेता है, क्योंकि किसान तो थोड़ी देर बाद चला जाएगा, तो बाद में व्यापारी रुकेगा, और जो व्यापारी रुकेगा उससे लाभ अर्जित का साधन बनता है। इसलिए किसान के माल में नमी मिट्टी की बात करके, भाव के अंदर कम करके कितना नहीं उठ सकता भाव, और उसका गिरा दिया जाता है। तो मेरा कहना यह है कि एक मैकेनिज्म जो कृषि मंडियों के माध्यम से किसान के संरक्षण का बना था,
जो वर्तमान में धीरे धीरे फेल हो गया। आपको एक नए मैकेनिज्म की जरूरत है जो किसान के उत्पाद को बेच करके किसान को लाभ दिलवा सके। मैंने आपके चैनल पर एक बार और कही थी ये बात, जब उमाजी मध्य प्रदेश में सरकार में थी जी तब आपने ये कहा कि उनका जो ककड़ी है, उनका कद्दू है, उनका फल है, ये जो है कृषि उपज मंडी तक पहुंचते पहुंचते उन्हें पौने दाम में बिकते हैं। हम नेशनल हाईवे के पास के गांव में उत्पादन क्षेत्रों में ये व्यवस्था करें कि हम उनकी डलिया तैयार करके वहीं रखें और उनकी डलिया को वहां से खरीद के लेकर के आए, तो उसको पर्याप्त भाव मिलेगा। लेकिन यदि वो मंडी में लेके आए तो घर को वापस ले जाएगा, नहीं उसको तो बेचना ही है। तो इसलिए जो है उसको तो हमें एक मैकेनिज्म जो है करना पड़ेगा जो कृषि विभाग के अधिकारी तैयार करें, वैज्ञानिक तैयार करें, लागत मूल्यों को घटाने का काम करें। तो मुझे लगता है ये बड़ा बड़ा स्कोप है भारत की अर्थव्यवस्था को बूम देने का। जी, तो शर्मा जी स्कोप तो है रमेश जी, लेकिन हमने देखा कि अभी एक चूंकि कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियां इस देश में हैं जो बिना गाड़ी के जो बड़ा कारोबार कर रही हैं कि आप बटन दबाइए 5 मिनट के अंदर आपके लिए गाड़ी आ जाएगी, बाइक आ जाएगी, टैक्सी आ जाएगी। अभी केंद्र सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है कि एक भारत टैक्सी वो बना रहे हैं कि उसके मुनाफे में ड्राइवर हिस्सेदार रहेंगे। तो जब सरकार को देश के 1.5 करोड़ ड्राइवरों की चिंता हो सकती है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, तो देश के करोड़ों करोड़ किसान हैं उनके लिए क्यों नहीं बनाया जा सकता एक सामूहिक प्लेटफॉर्म की जगह कि मान लीजिए आंध्र प्रदेश में हल्दी बहुत अच्छी है तो एक उनका प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, नासिक का प्याज हो गया है, नागपुर का संतरा हो गया, मध्य प्रदेश की लहसुन हो गई है, अदरक हो गया है, सरबती गेहूँ हो गया है, सोयाबीन हो गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप उनका एक प्लेटफॉर्म बना दें, क्योंकि जैसे हमने एक जेम जैसा प्लेटफॉर्म भी देखा है कि आपको नेशनल लेवल पर कोई चीज़ खरीदना, आप जेम पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, बाजार भाव और वहाँ के अंतर आपको साफ दिखेगा, उचित मूल्य मिलता है। तो जब एआई की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ग्रामीण महिलाएं ड्रोन उड़ा रही हैं, तो ये काम तो सरकारें कर सकती है कि अगर सीधी खरीद हो जाए कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी को अगर अच्छा वो चाहिए, मक्का चाहिए उसको या अच्छा आलू चाहिए, वो सारे एक जगह मिल जाए तो किसानों को भी आराम से लाभ होगा और देश के जो उसकी अर्थव्यवस्था में उनका योगदान और बढ़ सकेगा, बजाय इसके कि मुनाफा मल्टीनेशनल कंपनियां कमा रही हैं। देखिए, मोटे तौर पर यहाँ दो बातें हैं। सरकार नीति बना सकती है, निर्णय ले सकती है, लेकिन उसके क्रियान्वयन दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो जो बीच में तंत्र होता है उसकी सक्रियता पर निर्भर करता है, और दूसरा किसान की जागृति पर निर्भर करता है। इस समय कहीं ना कहीं जिस तरह का शोर हो रहा है, ये मल्टीनेशनल का जो प्रचार तंत्र है, उस प्रचार तंत्र में ऐसा शोर है कि किसान और सामान्य उपभोक्ता दौड़ करके उनके आह्वान पर, उनके द्वारा खींची गई लकीर पर दौड़ता है। मैं समझता हूँ जागृति के लिए जो मोदी जी ने एक लाइन दी, लोकल पर वोकल होना है। यदि मान लीजिए लोकल का उत्पादन है, सोयाबीन जहाँ होती है वहीं के युवा छोटी सी इंडस्ट्री सोयाबीन तेल की डाले या अन्य उत्पादनों की डाले, तो सोयाबीन का तेल उस सारे जिले में, उस सारे गांव में या पंचायत में या जनपद में अपना टारगेट तय कर ले, तो कहीं ना कहीं इससे किसान खुद मंडी के शोषण से बचेगा, नौजवानों को उसमें रोजगार मिलेगा। मान लीजिए कहीं सरसों अच्छी होती है, हमारे यहाँ मुरैना बेल्ट में सरसों अच्छी होती है, तो स्वाभाविक रूप से कहीं रुई बहुत अच्छी होती है जी। तो जहाँ भी जो चीज का उत्पादन ज्यादा है वहां के युवा आकर के लोकल लेवल पर, उसमें कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री आपको आधुनिक डालने की जरूरत नहीं, सीधी सीधी आप घानी लगाए, घानी लगा करके आप तेल सोयाबीन का निकालेंगे, सरसों का तेल निकालेंगे, तिल्ली का निकालेंगे, गुड़ बनाएंगे गन्ने से। तो ये जो घानी का जो काम कभी हुआ करता था भारत में, वो ये मल्टीनेशनल की मशीनों के प्रचार के आधार पर वो सारा का सारा खत्म हो गया। तो उसमें मिलावट भी शुरू है, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, तो लोकल का रोजगार भी चला गया है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए एक जन जागृति, सामाजिक जागृति की बहुत आवश्यकता है। इसमें राजनीतिक दलों को भी ये चाहिए, जिस राजनीतिक दल की सरकार है, जो नहीं भी है, मान लीजिए विरोधी राजनीतिक दल है, उसको अगर सरकार की आलोचना करना है तो सबसे पहले तो वो पकड़ बनाने के लिए उन नीतियों से अवगत कराए और उसका लाभ उठाए। थोड़ी देर के लिए अभी दो योजनाएं जो सरकार की हैं कि माँ के नाम की एक बगिया और इसके साथ साथ गौ महिलाओं को गौपालन, ये दोनों योजनाएं इतनी जबरदस्त हैं कि कई हर खेत में आपको, जो भगवान जी के पास से मेरे पिताजी के तब से मेरे यहाँ थोड़ी सी खेती होती है जी, हर खेत में बीघा 2 बीघा ऐसी जमीन होती है जहां फसल आप नहीं ले सकते क्योंकि वहां पर पानी का ढलान होता है।
उस स्थान पर अगर छोटी सी बगिया लगा दी जाए तो मैं समझता हूँ जमीन का उपयोग होगा, फल का उत्पादन भी हो जाएगा, उस गांव की जरूरत वहां से पूरी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मान करके चलिए, एक मानसिकता बन गई कि सरकार से अनुदान ले लेना, भले ही चाहे वो आकार हो या ना हो, गाय खरीदने का अनुदान। तो ये जो कहीं ना कहीं एक बात है, तो अफसरों को भला दिख रहा है ना कि जर्सी का पैसा काट लिया और कोई लोकल गाय पकड़ा दी। जैसा हमने देखा था कि खेत तालाब योजना में हुआ कि खेत जो है कागजों में बन गए तालाब और खेत सूने पड़े रहे। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरकार की जो बलराम योजना थी, पिछली सरकार ने शुरू की थी, उसमें 60 से 70% तालाब खेत आए ही नहीं, तो सब मिल बांट करके सारा होगा। तो मैं समझता हूँ इससे कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि भाई किसी ने आपसे कह दिया और 5 पैसे उसने रखे और 5 आपको दे दिए और उस आधार को लेकर के आप दारू की दुकान पर दौड़ गए। तो ये जो कहीं ना कहीं है, मैं समझता हूँ इसके और सामाजिक जागरण की जरूरत है। तभी सरकार द्वारा बनाई गई सारी नीतियां, सारी योजनाएं 100% आएंगी। और जो सुना है कभी भारत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र रहा है, उस राय के लिए बहुत आवश्यक है कि ये जो शॉर्टकट और ये जो पैसे के प्रचलन में पीछे भाग रहे हैं, उसके बजाय कहीं ना कहीं उनको अपने पैर मजबूत करना, जमीन मजबूत करना, इसकी जागृति की बहुत आवश्यकता है। सरकार की जो योजनाएं अभी भी हैं, नई योजना ना भी बने, जो योजनाएं अभी भी हैं, उन योजनाओं को अगर किसान जागरूक होकर के अपने खेत में लागू करे, मैं समझता हूं हमारी आज की जो संपन्नता है, हमारी ग्रोथ रेट में भी कम से कम गुणात्मक वृद्धि होगी। लेकिन सुरेश जी, जागृति आए कैसे? क्योंकि अमेरिका से डील हुई नहीं है, कांग्रेस आंदोलन कर रही है। तो ये भी तो ये बताए ना कि भाई ये अगर आपको भाव कम मिल रहा है, अगर वो ये बताएं कि भैया मक्का जो है मध्य प्रदेश में 1400 रुपये कुंटल बिक रहा है और बाजार में मक्का का आटा 50 रुपये किलो बिक रहा है और मल्टीनेशनल कंपनी का लोगे तो 80 रुपये किलो बेच रहे हैं वो, लेकिन किसान 1400 किलो भी टल्ले खा रहा है। लेकिन वो किसान डील की वो बात कर रहे हैं कि अमेरिका से ये आ जाएगा तो वो हो जाएगा, वो आ जाएगा तो ये हो जाएगा। मनोज जी, सबसे खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने दायित्व से परे हट करके बात करता है। और हम जैसे मैं पत्रकार हूं, तो मुझे ये सब बातें जो मैंने आपके चैनल पर कही हैं, इसको जन सरोकार से जोड़ते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए कि भाई बिल्कुल जनता में इसका क्या है। अधिकारी को आप नीचे ब्लॉक लेवल पर आपने कृषि विस्तार अधिकारी बना रहा, आपके पास इतना बड़ा नेटवर्क है। मैंने जब देखा, मैं गया इस गहराई में, तो मैं अचंभित रह गया कि उनको इतना तक ज्ञान रहता है कि अमुक किसान के खेत में क्या क्या फसलें बोई गई है। यदि आपके खेत में 3 फसलें बोई हुई है अलग अलग प्रकार की, तो उन तीनों का रिकॉर्ड उनके पास अभी है। बिल्कुल, इतना बारीक नेटवर्क है। इसका बारीक नेटवर्क होने के बावजूद भी हम किसानों पर लाभकारी स्थिति लाने के अंदर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो सड़ा हुआ है। कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हमारे गड़बड़ है। उनका जो है भ्रष्टाचार पर ज्यादा ध्यान है, योजना के सफल क्रियान्वयन पर करके देश की प्रगति हो जाए इस पर ध्यान नहीं है। ये बातें आरोप की नहीं है, ये व्यवहार की बात है। व्यवहार की बात है। मुझे क्या लेना देना, लेकिन मैं ये व्यवहार की बात बता रहा हूँ। आप यदि ये कहें कि जिले में जो कृषि अधिकारी है उसको नहीं मालूम, तो वो झूठ बोलता है कि उसको नहीं मालूम। उसको सब मालूम है। जब बलराम तालाब योजना के अंतर्गत तालाब बन जाएंगे और किसान को सिंचाई का जो साधन मिल जाएगा और बाद में आप उसके आकलन करने जाओगे तो आपको उसमें से 10 में से 3 मिलेंगे, 7 मिलेंगे ही नहीं। तो वो 7 बने कैसे? बिना आपकी जानकारी के तो नहीं बने ना। ये केवल जो आपकी स्कीम्स हैं उनका जमीन तक यानी टिल एंड तक, ग्राउंड जीरो तक यदि क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अधिकारी वर्ग उठा ले, पत्रकार वर्ग उसकी निगरानी रख ले, राजनीति में काम करने वाले लोग जो है वो चंदाखोरी करने की बजाय हड़का करके काम करवाने लग जाए, तो आप समझ लीजिए देश का कायाकल्प हो जाएगा। इतनी जबरदस्त योजनाएं भारत के पास है। और वर्तमान लेकिन में वो मूल सवाल वही है ना कि जो सिस्टम है जिनको इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, वही कहीं ना कहीं जो है एक तरह से कह सकते हैं ना कि बागल जो है खेत को खा रही है या घुन लगा हुआ, उसको सुधार की सबसे पहले जरूरत है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो हमारे देश का किसान तो वो किसान है कि जो चींटियों को जब देखता है कि वो अंडे लेकर जा रही है, टिटेरी की आवाज़ सुनकर वो बता देता है कि मानसून कैसा रहने वाला है, बारिश कब होगी। उस किसान को ज़रूरत है
सरकारी सहायता के साथ साथ एक ऐसे सिस्टम की जहां उसकी उपज का उचित मूल्य मिल जाए। सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है, लेकिन अब वक्त ये भी है कि जो नीचे तक जो ब्यूरोक्रेसी, जो अमला है, वो भी तन मन धन से इस प्रति समर्पित हो जाए तो निश्चित तौर पर किसानों के साथ साथ इस देश का भी कायाकल्प होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मुद्दा तो है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए आनादी टीवी। नमस्कार।